हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज जो चल रहा है रेलवे का सिलेबस आधारित साइंस का सेट प्रैक्टिस और इसका सॉल्यूशन, इसमें सभी आप सभी केसरिया परिवार को और आपको सभी को स्वागत है। और इसमें हम अपने मोटो के साथ, हमारी परिस्थिति हमारा मोटिवेशन है, इस मोटो के साथ हम अपना टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें इसका कथन इतना यह संदेश देना है कि हमारा परिस्थिति जैसा भी है वही हमारा मोटिवेशन का काम करता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी भगवान भी आ जाए तो हमें मोटिवेट नहीं कर सकता है, जो इंसान खुद के परिस्थिति से मोटिवेट नहीं होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं टेस्ट सीरीज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है कि बायोगैस क्या होता है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन होता है क्योंकि इसमें 75% तक क्या हो सकता है। तो बायोगैस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि बायोगैस होता क्या है। तो बायोगैस जो होता है ना, वो अवायवीय परिस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। बैक्टीरिया के विघटन से तैयार किया जाता है। क्लियर है। मीथेन में अगर देखा जाए, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 75% होता है। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 25% होता है। बात क्लियर है। तो बायोगैस उत्कृष्ट ईंधन होता है जिसमें 75% तक मीथेन होता है और CO2 25% होता है। आगे बढ़ते हैं। सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है। कौन सा रोग होता है सेब में? फायर ब्लास्ट रोग जो होता है वह सेब में होने वाला रोग होता है। यह जीवाणु के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग होता है। और जीवाणु भी पूछेगा तो इर्विनिया अमाइलोबोरा नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला फायर ब्लास्ट एक सेब में तथा नाशपाती में, यह रोग जो होता है वह सेब एवं नाशपाती में। क्लियर है। अब देख लेते हैं एक बारी बारी से। लाल जंग रोग जो लग जाता है उसे लाल रतुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही लाल रतुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह चाय में होता है, पूरा का पूरा पेड़ इससे खराब हो जाता है। यह चाय में होने वाला संक्रमित पौधा जो होता है उसमें होता क्या है कि नारंगी और भूरा रंग का धब्बा जम जाता है। मखमली और नारंगी एवं भूरा रंग का धब्बा जम जाता है पत्ती पर। टिक्का रोग जो होता है वह मूंगफली में होने वाला रोग होता है। क्लियर है। टिक्का रोग। हरे कान की बीमारी जो होती है वो बाजरा में होने वाला रोग होता है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है? कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करने वाला विटामिन ई होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर यदि जो देखेंगे तो टेकोट्रिएनोल्स, सभी नाम याद रखेंगे। ट्रिएनोल्स विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ई जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है। क्लियर है। अब विटामिन B12 के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। साइनोकोबालामाइन होता है। साइनोकोबालामाइन, इसके अलावा इसे हाइड्रोकोबालामाइंस कहा जाता है। मिथाइल कोबालामाइंस के नाम से भी इसी विटामिन B12 को जाना जाता है। अब विटामिन B12 जो होता है इसकी कमी से
मेगालोब्लास्टिक, कमी से मेगालोब्लास्टिक नामक रोग हो जाता है। क्लियर है। और इसमें होता क्या, ये भी देख लेंगे कि यह भी जल में, वो तो बसा में था, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। विटामिन के की अगर बात करते हैं तो फाइलोकोवालामाइन होता है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन होता है। क्लियर है। आगे बढ़े, विटामिन ए में लिख लेंगे रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल भी इसे कहा जाता है, या इसी को 4 कैरोटेनॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। 4 कैरोटेनॉइड्स के नाम से भी विटामिन ए को जाना जाता है। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम होता है? तो वह होता है कैलामाइन। कैलामाइन के बारे में देखेंगे तो जिंक कॉर्बेट जो होता है ना, जिंक कॉर्बेट जो होता है इसे जाना जाता है स्मिथसोनाइट। स्मिथसोनाइट, जबकि हाइड्रस जिंक सिलिकेट जो होता है हेमीमार्फाइट होता है, मार्फाइट के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है। आगे बढ़े, कैलामाइन होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है? तो चिकन पॉक्स रोग जो होता है, या इसी को स्मॉल पॉक्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हम जीवाणु में कई एक बार बता चुके हैं कि एडे पोइचे छोग, खटरा, हीम और हरे, ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। ए से याद रखिएगा एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से यही छोटी माता या इसी को चिकन पॉक्स कहेंगे। गा से चिकन पॉक्स भी लिख लेंगे, चिकन पॉक्स। गा से गलसुआ, खा से खसरा, ट्रा से ट्रैकोमा, आंख में होता है ट्रैकोमा। ही से हिपेटाइटिस बी या इसी को पीलिया भी कहेंगे, लीवर को प्रभावित कर देता है। मेनेंजाइटिस। हा से हर्पिस याद रखेंगे, और रे से रेबीज याद रखेंगे। क्लियर है। बढ़े आगे, बाकी सभी हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग या जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। आगे है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो द्रव्यमान जो होता है वह बदलता नहीं है, यह पिंड के पदार्थ की मात्रा का माप होता है। द्रव्यमान जो होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो पिंड में पदार्थ लिखिएगा, पिंड में पदार्थ की मात्रा का माप होता है। पिंड में पदार्थ की मात्रा का माप होता है। पिंड में पदार्थ की मात्रा का माप होता है, उसे ही द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे। द्रव्यमान जो होता है इसका SI मात्रक में माप क्या होता है भाई? तो किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि यह द्रव्यमान जो होता है वह एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी द्रव्यमान के बारे में देखेंगे तो यह समय पर कभी भी निर्भर
नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। इसी में और देख लेंगे तो यह गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर नहीं करता है, और इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। क्लियर है? इतना बात याद रखेंगे। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, कहीं भी चला जाए। इसका मतलब है कि यह द्रव्यमान चंद्रमा पर भी जाएंगे तो 60 किलोग्राम का ही रहेगा। बात क्लियर है? एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अनुरणन कहा जाता है, जिसके कारण से कोई भी सभागार में, बड़ा सा हॉल में ध्वनि बार बार सुनाई देता है। बढ़े आगे। फलों को पकने के लिए किसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है? तो देखेंगे ये सभी जितना भी आप देख रहे हैं, ABCD सभी में देख रहे हैं, ये सभी पादप हार्मोन होता है। और एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन होता है, C2H4। एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन होता है जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है, गैसियस अवस्था में पाया जाता है, यानी गैस अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र यह पादप हार्मोन होता है एथिलीन। और एथिलीन की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज बर्ग ने 1962 ईस्वी में किया था। क्लियर है? और यह काम क्या करता है एथिलीन गैस? तो एथिलीन गैस जो होता है, इसका काम होता है कि यह फल को पका देता है। इसके अलावा, पकाने के अलावा, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए पूछेगा तो एथिलीन, लेकिन अगर कृत्रिम रूप से पूछ दिया ये तो फल को पकने के लिए, तो एथिलीन हो जाएगा। पकना है, पक रहा है तो खुद पक रहा है। और अगर यही रहता पकाने के लिए, तो ऐसा में करते एसीटिलीन। बात क्लियर है? अब देखेंगे, थोड़ा सा इसकी विशेषता देख लेंगे। तो फलों को पकने के अलावा यह काम करता है मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है, संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्ती, फूल, फल के विलगन, मतलब समझे, जब पूरी तरीका से पत्ती परिपक्व हो जाएगा, फूल परिपक्व हो जाएगा, फल परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा, तो विलगन को प्रेरित करेगा, उसको पौधे से नीचे गिरा देगा। विलगन को प्रेरित, विलगन का मतलब उसे तोड़ देगा, तोड़ना या गिराना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साइटोकाइनिन, ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स के बारे में अगर जानना है तो आगे सवाल आ भी जाएगा, या यूट्यूब पर और भी वीडियो डाला हुआ है। चूंकि यह धारा प्रवाह यह चलता रहे, यह सेट प्रैक्टिस, तो सभी का बताना संभव नहीं है। वैसे चलिए साइटोकाइनिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिलर ने इसकी खोज किया था। क्लियर है? 1955 ईस्वी में। नाम इसका लिथाम ने रखा था। और यह साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। एक पॉइंट लिख लेंगे, विभाजन में, सेल डिवीजन में यह मदद करता है, यह सेल डिवीजन में भाग लेता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन्स हार्मोन, इसे इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और यह पौधे को वृद्धि करता है, पौधा वृद्धि का काम करता है, बौना पौधा को लंबा करने का काम करता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन क्या काम करता है? इसकी खोज कुरोसावा नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, तथा इसका काम क्या होता है? तो यह बीजों को सुषुप्त अवस्था को भंग करके बीजों को अंकुरित करता है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, एक कार है 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यहां रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाला बल की गणना कीजिए। द्रव्यमान आपका दिया हुआ है। देख लीजिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। गति यानी आपका प्रारंभिक वेलोसिटी दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है, कितना है? 108। वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में व्यक्त करते हैं, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है।
तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना कर देते हैं। 18 छक 78 से बराबर 6×5 = 30 मीटर पर सेकेंड आ गया प्रारंभिक वेग। क्लियर है। टाइम आ गया 4 सेकेंड दिया हुआ है और आपका मास भी दिया हुआ है 100 किलोग्राम। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगा देंगे, आपसे बल पूछ रहा है क्या, बल बराबर होता है क्या, F बराबर ma। F बराबर कितना दिया, m बराबर कितना दिया हुआ है, मास बराबर 1000। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो v - u/t होता है। एक्सेलरेशन होता है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और त्वरण को a से व्यक्त किया जाता है। तो a को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब 1000, अब यहां पर देखिए वेलोसिटी दिया हुआ है, अंतिम वेग, v का मतलब अंतिम वेग 0 दिया हुआ है, माइनस प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 30 और t आपको कितना दिया हुआ है 4। बात क्लियर है, आगे समझेंगे। 1000 गुना -30 बटा कितना हो जाएगा 4, इससे इसको काट देंगे, 7.5 से कटेगा, बराबर कितना आ जाएगा हमारा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे हम 0 लिख देंगे, इसको इससे काट देंगे, यानी 7500 न्यूटन का फोर्स लग गया। फोर्स बराबर 7500 न्यूटन। अब ये हमें बताइए कि ब्रेक लग रहा है, ब्रेक किस दिशा में लगता है, जिधर गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में ब्रेक लगता है कि नहीं, तभी तो गाड़ी रुकेगी। जिस दिशा में वह गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है, उस तब ब्रेक लगता है, और उसे वह विपरीत दिशा में लगता है, तो यह माइनस में हो जाएगा कि नहीं, न्यूटन। अतः आपका आंसर -7500 न्यूटन। क्लियर है, बढ़े आगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित होता है, वह होता है विद्युत जनरेटर। इसकी खोज किसके द्वारा, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा किया गया था। क्लियर, बढ़े आगे। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ के मात्रा का माप को मोल में मापा जाता है। अगर देखा जाए तो मोल को मूल मात्रक का दर्जा 1971 ईस्वी में दिया गया था, क्योंकि पदार्थ का मात्रक होता है क्या, मूल, और पदार्थ को 7वें मूल मात्रक के रूप में, पदार्थ को 7वें मूल मात्रक के रूप में दर्जा कब दिया गया, दर्जा दिया गया 1971 ईस्वी में अंतिम पदार्थ को 7वें मूल मात्रक के रूप में। तो सभी मूल मात्रक कौन सा है, याद रखने के लिए हम लोग कहते हैं ज्योति सदा पताल विजय करती है। ज्योति सदा पताल विजय करती है को साइलेंट में रखिएगा, बाकी सभी यूज कर लीजिएगा। ज्योति से ज्योति तीव्रता, सा से समय, द से द्रव्यमान, प से पदार्थ, इसके अलावा त से तापमान, ला से लंबाई को रखेंगे, विजय से रखेंगे विद्युत धारा को। मात्रक में ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई, कैंडेला, सबको ध्यान रखेंगे। कैंडेला। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्लियर है। द्र से द्रव्यमान का होता है किलोग्राम मात्रक, पदार्थ का होता है मोल, लंबाई का होता है मीटर, और विद्युत तीव्रता का होता है एम्पियर। क्लियर, बात समझ में आया। अब देखेंगे मूल मात्रक तापमान का होता है केल्विन, एक तापमान का छूट गया, इसका मात्रक होता है केल्विन। क्लियर है। अब देखेंगे मूल मात्रक जो यह पदार्थ है मोल है, एक मोल का मान कितना होता है, कभी कभी ये पूछ देता है
तो याद रखेंगे 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होता है 1 मोल। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डीडीटी। डीडीटी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। अब यह डीडीटी जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ओथमार जीडलर के द्वारा। खोज में लिख लेंगे ओथमार डिजलर के द्वारा इसकी खोज किया गया था 1874 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखेंगे और सब क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन अभी पूछ देगा ऑनलाइन सेट में कोई नहीं जानता। तो ओथमार डिजलर के द्वारा इसकी खोज, डीडीटी की खोज किया गया था। बात क्लियर है। और लेकिन यह इसकी खोज इन्होंने किया था, लेकिन कीटनाशक के रूप में इसका पहला प्रयोग, कीटनाशक के रूप में जानकारी जो दिया कि यह कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, वह पॉल हरमन मूलर नामक विद्वान के द्वारा 1939 ईस्वी में बताया गया था। क्लियर है। अब देखेंगे डीडीटी का कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डीडीटी का प्रयोग किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूएसए ने डीडीटी पर 1972 ईस्वी से ही 72 ईस्वी से प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों भाई? क्योंकि इसका उपयोग उतना अब पावरफुल नहीं रह गया है, प्लस यह दूसरे जीवों को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, जिस कारण से वहां प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर है। ए बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -6, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। टी आपका कितना दिया हुआ है भाई? 2 सेकेंड का समय दिया हुआ है। आपको ब्रेक लगने के बाद वह रुक जाती है, त्वरण इतना उत्पन्न हो रहा है, तो समय में तय की गई दूरी की बात कर रहा है। तो एस बराबर निकाल लेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग गति का दूसरा नियम का। इसमें लिख देंगे यू का मान आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 0 है, गुना प्रारंभिक वेग यू का मतलब होता है, गुना टी का मान दिया हुआ है तो लिख दिए, प्लस 1/2 गुने एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है 6, और गुने टी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। बताइए 0 में किसी अंक को गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान तो लिखे या ना लिखे बात बराबर है। लिख देंगे 1/2 गुने -6 गुना 2 दूना 4, इसको काट दीजिए 2 से, 6 दूना 12 मीटर हो जाएगा। 12 मीटर किस में? माइनस के रूप में। अब यहाँ पर मान माइनस के रूप में भले आया है, लेकिन यह दूरी चूंकि विपरीत दिशा में तय कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसका मान माइनस में ही आ जाएगा, अतः 12 मीटर पीछे यह दूरी तय करेगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एनिमेलिया जगत के अंतर्गत शामिल वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो प्रोटोजोआ जो होता है ना, एक कोशिकीय जीव होता है। यूकैरियोटिक सेल इसमें यह यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर है। यानी अविकसित कोशिका इसमें पाया जाता है प्रोटोजोआ में। बढ़े आगे। बाकी सभी मेटाजोआ, कोआनोजोआ और पीपियंस यह सभी जीव यानी जानवर एनिमल में शामिल किए जाते हैं। आगे है आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला यह हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन। क्लियर। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला
एक ग्रंथि, एक हार्मोन होता है, इसे अब2 ग्रंथि, दोनों टर्म याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। थायराइड ग्रंथि को अब2 ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियमन करता है, आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्लियर है? आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग हो जाता है। कमी से रोग में कौन कौन याद रखेंगे? जड़ मानवता, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है जो बच्चा में हो जाता है। क्लियर है? दूसरा रोग को भी याद रखेंगे, उसमें याद रखेंगे कि इसमें मिक्सिडमा होता है, मिक्सिडमा का मिक्सिडमा ही लिखेंगे। यौवनावस्था में यह रोग होता है, यौवनावस्था में यह रोग होता है। क्लियर है? तीसरा रोग की अगर बात करेंगे तो तीसरा रोग में आ जाता है हमारा, वह आ जाता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, एक सेकेंड, हाइपोथायराइडिज्म, पसीना चलता है ना इस वजह से। हाइपोथायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है। क्लियर है? इसके अलावा घेंघा रोग, सभी यह थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग होता है, लेकिन अधिकता से भी रोग होता है। अधिकता से कौन कौन रोग होगा? तो अधिकता से याद रखेंगे टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। जबकि एक और रोग को याद रखेंगे एक्सोप्थैल्मिया। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात से ध्वनि कभी भी यात्रा नहीं कर सकती है। यह ध्वनि जो होता है वह संपीड़न एवं विरलन, संपीड़न प्लस विरलन, यानी कि इस तरीका से गति करता है। क्लियर है? और यह निर्वात में गति नहीं करता है। ध्वनि का विज्ञान, जिसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, एकॉस्टिक कहा जाता है, एकॉस्टिक्स कहा जाता है, ध्वनिक जिसे हिंदी में कहा जाता है। बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। एकॉस्टिक्स ध्यान रखिएगा, संपीड़न और विरलन के रूप में काम करता है। और यह एक बात और भी ध्यान रखिएगा, यह तरंग दैर्ध्य के रूप में, यह ऐसा है जो तरंग दैर्ध्य के रूप में कार्य करता है। तरंग दैर्ध्य के रूप में यह कार्य करता है। अब देखेंगे कि इसकी चाल कितनी होती है। वायु में इसकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसकी इकाई की बात कर ली जाए तो आवृत्ति की इकाई, ध्वनि के आवृत्ति की इकाई क्या होता है? तो आवृत्ति की इकाई को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है तथा तीव्रता की इकाई, दोनों टर्म याद रखेंगे। आवृत्ति की इकाई को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, जबकि इसकी तीव्रता की इकाई को डेसीबेल में व्यक्त किया जाता है। सभी टर्म को याद रखेंगे। आगे है मानव कर्ण जो होता है, कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने का काम कर्णवर्त करता है। देख लीजिए थोड़ा सा कान का फिगर इस तरीका से है। और इसमें से कर्णवृत्त जो देखना है आपको, तो ये आपका रहा, ये इनर ईयर जो आप देख रहे हैं, इनर ईयर जो आपको दिख रहा होगा, इनर ईयर ये वाला हिस्सा जो होता है, यह इनर ईयर का हिस्सा होता है। और इसमें से ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट,
यही पार्ट होता है कोकोलिया, इसे कहा जाता है कोकोलिया के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में कर्णवृत्त के नाम से जाना जाता है। तो यह ध्वनि के कंपनों को विद्युत सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर है? कान 3 पार्ट में बटा होता है, आउटर पार्ट, उसके बाद मिडिल पार्ट में, और कभी कभी पूछता है कि कानों में हड्डी कानों के किस भाग में पाया जाता है, तो याद रखेंगे, देखिए मेलियस है, इनकस है और अस्टेपस हड्डी, ये तीनों किस पार्ट में? मिडिल पार्ट में स्थित है। तो हड्डी जो पाया जाता है मिडिल पार्ट में पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उप धातु का उदाहरण होता है? तो उप धातु के अंतर्गत यह सिलिकॉन को शामिल किया जाता है। उप धातु के अंतर्गत जो होता है वह सिलिकॉन को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जर्मेनियम, अर्धचालक के रूप में भी इसको शामिल किया जाता है जर्मेनियम को, आर्सेनिक, इसके अलावा एंटीमनी, इसके अलावा टेलुरियम, इसके अलावा पोलोनियम। क्लियर है? ये सभी उपधातु होते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में आप कहेंगे ना, जहां जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको मिलेगी ना, उसी को उपधातु के अंतर्गत रखा जाता है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन या इसी को जिगजैग लाइन कहा जाता है। जिगजैग लाइन जहां मिलेगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, उसे उपधातु कहा जाता है। और उपधातु जो होता है वो धातु और अधातु के बीच में विभाजन करता है। देख लेंगे थोड़ा सा, ये जो आप जिगजैग लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस तरीका से ये जिगजैग लाइन बना हुआ है। अब ये सभी जो है उपधातु का काम करता है। इस रूप में जिगजैग लाइन है, देख रहे हैं, जिगजैग लाइन, ये सभी उपधातु के रूप में कार्य करता है। धातु को अधातु से अलग कर देने का काम करता है। यहां देखिए, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, और उसके बाद लास्ट में पोलोनियम को रखा जाता है। क्लियर? बढ़े आगे, बात क्लियर है? चलिए, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? फाइकस बेंथालेसिस। बरगद के पेड़ का फाइकस बेंथालेसिस होता है। इसके अलावा अगर यदि जो सभी का देख लेंगे तो इसमें पहला जो है आजादी राक्ता इंडिका जो है वह नीम का वानस्पतिक नाम होता है, जबकि फिकस रिलीजियोसा जो होता है वह अंजीर का होता है, अंजीर का वानस्पतिक नाम, जबकि ओसीमम टेनुफ्लोरम जो होता है वह तुलसी का बोटेनिकल नेम होता है। आगे बढ़ते हैं, टैक्सोल किस पौधे से निकाला जाता है? तो टैक्सोल यब के पौधा से निकाला जाता है, यब के पौधे की छाल से निकाला जाता है। यब एक प्रकार का पौधा होता है जो मेनली रूप से कहा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा यब का पौधा यूएसए में होता है। हालांकि भारत के जम्मू कश्मीर में भी यब पाया जाता है। भारत के जम्मू एंड कश्मीर में यब का पौधा पाया जाता है। यूएसए में बहुतायत रूप से यब का पौधा का पाया जाता है और इसके छाल से कैंसर के रोगों का दवा बनाया जाता है। थोड़ा सा देख लेंगे यब का पौधा को, ये है यब का पौधा आपका, और इसके छाल जो होते हैं ना, ये इस छाल से बनाए जाते हैं, कैंसर के रोग की दवा बनाया जाता है। क्लियर है? फूड पॉइजनिंग का सबसे अधिक कारण क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब सूक्ष्म जीव में कौन कौन आ जाएगा? जीवाणु आ जाएगा। सूक्ष्म जीव में कौन कौन आ जाएगा? जीवाणु आ जाएगा। तो सूक्ष्म जीव में जीवाणु को शामिल किया जाता है, परजीवी को शामिल किया जाता है, विषाणुओं को शामिल किया जाता है। तो इन सभी के द्वारा विषाक्त कर दिया जाएगा, जिसमें से याद रखेंगे कौन सा जीवाणु इसमें कारक होता है। अब जीवाणु तो अच्छा भी होता है, जो भोजन को खराब नहीं करता है। तो जो खराब करने वाला जीवाणु होता है वो साल्मोनेला होता है, लिस्टेरिया होता है और ई कोलाई होता है। साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई नामक जीवाणु जो होते हैं वो खराब कर देते हैं। जबकि परजीवी की बात करेंगे तो वो टेक्सोप्लाज्मा
सब याद रखेंगे टर्म को, कुछ भी पूछ देता है। विषाणु, विषाणु जो होता है वो नॉर्बॉक नामक विषाणु जो होता है वो खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाइपोथैलेमस से पतले डंठल से लटकी ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड अंग्रेजी में कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और यह पीयूष ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले सभी हार्मोन का यह नियंत्रण करता है। क्लियर? इसे वृद्धि ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शरीर की वृद्धि करने में यही पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह पीयूष ग्रंथि जो होता है मानव मस्तिष्क के स्फेनॉइड हड्डी में या एक खोल में मौजूद होता है। देखेंगे थोड़ा सा। पिट्यूटरी ग्लैंड ये रहा आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड ये देखिए मस्तिष्क में है। स्फेनॉइड नामक ये हड्डी के खोल में पाया जाता है, इस हड्डी के खोल में पाया जाता है। जूम करके इसी को देखेंगे तो यही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्लियर है? अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित होने वाले सभी हार्मोन को नियंत्रित करता है। आगे, गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सबसे कुशल प्रवर्तकों में से कौन है? सूरज का प्रकाश है सबसे ज्यादा। आगे है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के हटने में वेग की परिकल्पना करिए। कुछ नहीं, संवेग का नियम कहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ संवेग बराबर हो जाएगा। यही तो संवेग संरक्षण है। संरक्षण होना चाहिए तो दोनों तरफ संवेग संरक्षण नियम से संवेग का संरक्षण होना चाहिए। अतः M1 याद रखेंगे, M1 V1, M1 और V1, M1 V1 बराबर M2 V2 याद रखेंगे। अब यह संवेग संरक्षण का नियम कहता है, हम नहीं कर रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहता है। M1 आपका दिया हुआ है गोली का द्रव्यमान, इसको किलोग्राम में बदलिएगा तो 0.02 हो जाएगा। V1 को क्या रखिएगा, गोली का कितना है वेग 150 है, बराबर M2 कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और V2 कितना दिया हुआ है हमें निकालना है। इसको हटा लीजिए, नीचे 2 शून्य हो जाएगा, इसको इससे काट लीजिए, इसको इससे काट लीजिए, और आपका आ जाएगा 1.5 बराबर V2। क्लियर है? अब यह V2 जो होगा वही तो आपका वेग होगा, अतः वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा -1.5, क्योंकि पीछे हट रहा है तो वेलोसिटी तो माइनस में जाएगा ही, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? संवेग संरक्षण का नियम लागू करेंगे। देखिए पिस्टल आपका दिया हुआ है, प्रक्षेपण से पहले और प्रक्षेपण के बाद की स्थिति। हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो वसा संचय करता है तो बस ये ऊतक हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ गए? तो ये हमारा सेट सॉल्यूशन जो 25 क्वेश्चन का, ये पूरी तरीका से साइंस, ऐसा साइंस है जो आपको आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया ये सारा क्वेश्चन है। देख रहे हैं न्यूमेरिकल भी दिया गया, हर तरीका का क्वेश्चन को इसमें अटैच करने का हम कोशिश किए, और इसी तरीका का टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। सिर्फ आप अपना ये टोटल टेस्ट सीरीज को देखने का कोशिश करेंगे, निश्चित है कि पुशअप मिलेगा आपको। हर हाल में मैं वादा करता हूं कि 17 तारीख तक या ग्रुप डी जब तक चलेगा, जब तक ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चलता रहेगा, और ये पुशअप करने का काम आपको निश्चित तौर पर करेगा। इसके लिए हम करंट अफेयर्स का भी सीरीज लाएंगे, इसके लिए हम और भी साइंस का एगो फुल सेट टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 5-5 से 6 से क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, जो आपको आपका एग्जाम होते होते तक उसको डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अपनी परिस्थिति समझिए, अपना मोटिवेशन खुद बनाइए।